मैडम ने अपना व्लॉग डाल दिया और व्लॉग में रक्षाबंधन को फोकस किया है। इसमें दो मेन और इन्फॉर्मेशन, एक की लेबल कब आ रहा है, का कलेक्शन जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, और तीसरा मैडम का हेयर कट। तरह से इन्होंने एक इंस्टा पे पिक्चर डाली थी रक्षाबंधन की, और उस पर ट्रोलिंग का अंबार लग गया था, यानी कि उसमें बहुत सारी ट्रोलिंग आई थी। तो उससे तो नहीं लग रहा था कि मैडम का व्लॉग आएगा, खास तौर से रक्षाबंधन को लेकर। क्या था, ये सेफ गेम खेलेंगे और इनमें से कोई भी अब व्लॉग नहीं डालेगा, एटलीस्ट रक्षाबंधन के ऊपर। डब्बा ने शुरुआत करी कि वो स्पेशल मिठाई बनाना चाहती है ओनली रक्षाबंधन के लिए, इसलिए वो गोल्डन काजू कतली बना रही है, और वो भी किसकी, रणबीर बरार के रेसिपी से। जबकि उसके आसपास तो क्या कुछ भी नहीं बना। रणबीर बरार ने भी अगर देखा होगा तो ये सोचा होगा कि ये पागल है, ये कैसे है, अगर ऐसे लोग मेरी वीडियो की कॉपी करेंगे तो क्या होगा। मास्टर शेफ में फैमिली वीक नहीं हुआ था ना, वरना ये वहां पहुंच गई होती और आज उन्होंने वो वीडियो देखी होती जो इसने बनाई है बर्फी। शायद उनको भी लगता है कि क्यों करके मैंने इसे बना दी, इतनी ज्यादा गलतियां, इतना ज्यादा ड्रामा करा है काजू कतली बनाने में। तो पहली शुरुआत करी डब्बा ने कि वो काजू कतली बनाएगी, खास तौर से रक्षाबंधन के लिए। अब मैडम ने अपना व्लॉग डाल दिया जिसमें पूरी तरीके से इनका रक्षाबंधन दिखाया गया है। डब्बा ने भी आज ही डाला है रक्षाबंधन वाला व्लॉग, जबकि दोनों की वीडियो पर इस तरह के कमेंट्स फिर दोबारा से आए हैं। चले कमेंट्स की बात तो बाद में करेंगे, पहले टाइटल की बात कर लेते, क्योंकि टाइटल में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैडम ने टाइटल डाला पापा के लिए मौधा से राखी आई। अब देखिए टाइटल जो है अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मौधा का नाम लिया है और पापा के लिए राखी आई है, तो ये इतने दिनों से जो बात चली आ रही है फुप्पी फुप्पी फुप्पी, तो उनका नाम आखिरकार घुमा फिरा के आ ही गया टाइटल पर। अभी जो डॉक्टर खाला गई थी तो वहां से वो राखी भी लेकर आई थी और इनके खाने पीने के लिए चीजें भी लेकर आई थी, जो कि उन्होंने दी थी। यहाँ तक कि उन्होंने कपड़े भी दिए थे। ऐसा लगता है कि रिश्तों को निभाना सिर्फ और सिर्फ वो बहनें ही जानती हैं, जो बेसिकली आज की डेट में उस लायक भी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े गिफ्ट या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें दे सकें। फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद में भी अपने भाई को, अपने भतीजों को बिल्कुल भी नहीं भूलती है। शायद यही वो बंधन है जिसके लिए ये राखी बनाई जाती है, या ये कहिए कि भाई बहन को कहा जाता है कि ये अटूट बंधन है। लेकिन ये अटूट बंधन भी एक साइड का हो गया, वन साइडेड हो गया है। दूसरे साइड से कोई जवाब नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता। आज ये वाला व्लॉग बनाया गया और डब्बा ने सबको राखी बांधी, उसके बाद में जैसे वो भूल गई हो, फिर कहती है कि वो पापा के लिए भी राखी आई है और क्योंकि फुप्पो ने भेजी है तो वो भी मैं बांध देती हूँ। और डब्बा ने वो राखी बांधी पापा को। जब ये सब लोग राखी बांध चुके थे उसके बाद में डब्बा को याद आई कि बुआ ने भी राखी भेजी है, तो वो पहले सबसे पहले अपने पापा को बताती है कि बुआ ने राखी भेजी है। तो पापा का रिएक्शन क्या होता है, पापा का रिएक्शन होता है अच्छा भेजी है, एकदम ठंडा सा रिएक्शन। उसके बाद में डब्बा वो राखी लेके उनके पास में बैठ जाती है, हाथ में लेती है, हाथ में लेके कहती है कि पापा ये बांध दूं। पापा का अगेन वही ठंडा रिएक्शन, हाँ बांध दो, मतलब ये इशारे से कहा था उन्होंने। अब इसके बाद में डब्बा ने वो राखी बांध दी, और राखी बांधने के बाद में जैसे मीठा खिलाया जाता है, शगुन है, तो वो मीठा भी खिलाया और उन्होंने खा लिया आराम से। उसके बाद यहाँ पर कई सारे कट हैं, जो उन्होंने मीठा खिलाया उससे पहले कट है, राखी बांध दी उससे पहले कट है, और उसके बाद में जब मीठा भी खिला दिया, राखी भी बांधी, यानी कि पूरा हो गया, उसके बाद फिर कट है। अब इसके बाद जो कट आया है उसके बाद में पापा जो है चहक कर कहते हैं बेबी थैंक यू। बेबी वो उन फुप्पो को कह रहे हैं जिनका नाम तोफू है और जिन्होंने इनके लिए राखी भेजी है मौदा से। अब जिस तरह से कट लगा और जिस तरह से पापा ने जोर से बोला बेबी थैंक यू, मतलब ये बिल्कुल ऑकवर्ड आवाज थी, जोर से बोली गई आवाज थी। इससे पहले वो बड़े आराम से बात कर रहे थे और नॉर्मली वो बहुत धीरे से बोलते हैं। उसके बाद में उनका इस तरह से कहना जैसे कि वो व्लॉग में ऐड ऑन कर रहे हो या फिर व्लॉग में कहना चाह रहे हो कि मेरी आवाज सुनाई दे जाए, तो उस तरीके से उन्होंने वहां पे बेबी थैंक यू बोला। मैं ये सारी चीजें क्यों रिपीट कर रहा हूँ, बार बार ये क्यों कर रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा था कि एक भाई और बहन का रिश्ता इतने दिनों बाद अगर उसके पास में एक राखी आती है तो वो उसको, उसकी याद, उसका प्यार वो जगह पाती है या नहीं जगह पाती, बिल्कुल भी नहीं जगह पाती। एकदम ठंडा तरीका है। सॉरी मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, खास तौर से जो व्लॉग में देखने को मिला है। पहली बात तो ये है कि ये बेबी थैंक यू भी इनसे कहलवाया गया है कि अब आप कम से कम उनको थैंक यू तो बोल दो, और तब इन्होंने जोर से बोला है बेबी थैंक यू। ये सारी बातें एक चीज और बताती हैं कि पापा बिल्कुल भी इन चीजों से बिल्कुल भी मतलब नहीं रखते हैं, या ये कहिए कि वो ये सब चीजें भुला चुके हैं।
आज की डेट में मूवी देखना, फिल्म देखना, बस यही इनकी जिंदगी रह गया है। ऐसे में भी आप ये कहेंगे कि इनको मैडम का बर्थडे याद रहा और मैडम का बर्थडे इस तरह से कि काउंटडाउन की तरह मनाया और उसके बाद में इतने इतने सारे गिफ्ट अरेंज हुए, एक के बाद एक गिफ्ट अरेंज हुए। मजेदार बात यह है कि जिस दिन बर्थडे था, मैडम का बर्थडे था, उस दिन जो पापा ने गिफ्ट दिया या फाइनल डे या अल्टीमेट डे पे जो गिफ्ट दिया वो मैडम ने दिखाया ही नहीं, मैडम ने बताया ही नहीं। और कब दे दिया, कभी दिखाया भी नहीं कि भाई उन्होंने, पापा ने ये वाला गिफ्ट दिया, यानी पापा को देते हुए भी नहीं दिखाया। एक एक चीज दिखाई, उनका एक एक काउंटडाउन दिखाया, इवन देन जो लास्ट डे है उसके काउंटडाउन के बारे में बात करी, लेकिन जो गिफ्ट पापा ने दिया उस दिन के लिए, बर्थडे के लिए, वो नहीं दिखाया। यहाँ लोचा हो गया क्या, भूल गए क्या, स्क्रिप्ट पूरी लिखी नहीं गई थी कि कैसे कैसे करके एंड तक पहुंचना है। हाँ, इसीलिए जो ना ये रह गया ना। अब ये सारी चीजें इसी बात को दिखाती हैं कि ये सारे स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाते हैं, लोगों के जो इमोशनल हैं, इमोशन से खेलते हैं और उसी तरीके की चीजें पेश करते हैं। मैडम अपना वो किरदार दिखाने की कोशिश करती हैं जो एसएसके में थी, एक वो बहू जिसके साथ में सब लोग जो है अपने अपने तरीके से बुरा करते हैं, लेकिन वो कभी अपना अच्छा करना नहीं छोड़ती। वो सबका सहती है, सबका दुख अपने ऊपर लेती है, उसके बाद में भी उन सब के लिए खूब अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया काम करती है और उनको कोई तकलीफ नहीं आने देती है। पर मैडम वो तो सीरियल था, ये घर है और आप बनाते हो व्लॉग, एक के बाद एक सारी चीजें समझ में आती है ना। और इसी वजह से हम नहीं, बहुत सारे लोग जो इस बात को पहचानते हैं और आपके व्लॉग्स के नीचे कमेंट्स आते हैं और वही कमेंट्स आते हैं इन्हीं बातों के लिए आते हैं। और भाई सारे के सारे मिलके कितने झूठे हैं। पिछले व्लॉग में जब ये इसने काजू कतली बनाई थी, दिख गया था काजू कतली इसने बिल्कुल खराब कर दी है, बेकार कर दी है। बाकी सब तो लेडीज ज्यादा बता पाएंगी कि उसने क्या क्या गलती करी, कहाँ कहाँ गलती करी। लेकिन एक चीज जो उसने चाशनी बनाई, उसने बहुत बड़ा काम उसका खराब किया, क्योंकि काजू कतली कभी भी चिपचिपी नहीं होती और उसमें वो रस नहीं होता और यही वजह है कि उसकी काजू कतली खराब हुई। बाकी तो भाई आई एम नॉट एक्सपर्ट, आप लोग ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आप लोग बेटर जानते हैं, लेकिन ये तो पक्का है कि काजू कतली इसने खराब करी। क्या करें, डब्बा के पास में कढ़ाइयाँ ही ऐसी हैं कि वो चीज़ें खराब कर देती हैं। मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा था वो ये बात थी कि वो काजू कतली खराब हुई थी और उसके बाद में ये बात थी कि वो सारे लोग टेस्ट करेंगे। अब एक एक आदमी टेस्ट कर रहा है पर कोई भी उसको बुरा नहीं बता रहा, चिपचिपा जरूर कह दे रहा है लेकिन कह रहा अच्छी है, अच्छी है। क्योंकि ये व्लॉग में कोई भी चीज़ को बुरा कहना ये तो इनके इसमें है ही नहीं। अरे कोई चीज़ ठीक नहीं बनी तो बोल दो कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं बनी है, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, इससे बेटर बनाना। और ये तो प्रिंसेस की काजू कतली थी, प्रिंसेस की काजू कतली खराब कैसे हो सकती है। ऐसे भी उसके जो अपने व्यूअर्स हैं और जो अपने सब्सक्राइबर हैं, उन्हें तो जब तक मजा ही नहीं आएगा जब तक ये चीज़ें बिगाड़ कर नहीं दिखाएगी। जैसा मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, ये तो इसकी यूएसपी है जनाब। अभी कुछ दिन पहले ही तो तनिष्क गए थे और हम तो यही सोच रहे थे तनिष्क से जरूर छोटी मोटी कोई भी चीज़ जो है डब्बा के लिए आई होगी, क्योंकि ऑलवेज वो जो कोई ना कोई गोल्ड की चीज़ या कुछ इस तरह की चीज़ें ही देते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि जनाब की हालत और मैडम की हालत फाइनेंशियली अच्छी नहीं है, जैसा पिछले व्लॉग में मैंने पॉइंट्स दिए थे आपको कैसे कैसे ये साबित होता है कि ये इनकी हालत आज की डेट में फाइनेंशियली अच्छी नहीं है। ये लोग वहां से उसके लिए कुछ नहीं लेकर आए और यहाँ दोनों को लिफाफे पकड़ाए गए, जिस लिफाफे को लेकर ये लोग अपने लिए गोल्ड की चीज लेने गए, यानी डब्बा। इस बार वो गए मालाबार में। ऐसा नहीं है कि फनी ने मालाबार को दुबई में देखा था, आई मीन वहाँ सऊदी में देखा था इसलिए ये लोग मालाबार में गए, नहीं। यहाँ से भी ये प्रमोशन मिला है इन्हें। जिस तरह से इन्होंने व्लॉग बनाया है डब्बा ने, पूरा व्लॉग मालाबार की पूरी इन्होंने तारीफ करी है, चीज़ें दिखाई हैं, उनके स्टाफ के बारे में बताया है। डब्बा ने तो स्टोरी में भी, अपनी स्टोरी में भी एक फ़ोटो लगाई है, जो वहाँ की एक एम्प्लॉई है उसके साथ में एक खिंची हुई फ़ोटो भी लगाई है। देखने वाली बात ये है कि ये लोग उस शोरूम में क्यों नहीं जाते जिसको ये प्रमोट करते हैं। डब्बा तो बिल्कुल ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है एक शोरूम की, जो बेसिकली गोल्ड का, ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं और कई बार वहाँ पर प्रमोशन के लिए गई है, कई बार उसकी रील बनाई है, लेकिन आज तक कभी भी इसने वहां से कोई भी गोल्ड खरीदा नहीं है। क्या बात है, ठीक नहीं है क्या गोल्ड वहां का? तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहती है ये, और वो अपनी आंखें खोलें कि उनके यहाँ आके ये कोई भी चीज़, कभी भी गोल्ड की चीज़ नहीं परचेज करती है। इससे क्या दिखाई देता है कि वो एक रिलायबल ज्वेलर नहीं है, या उनका जो मटेरियल है वो उतना अच्छा नहीं होता या इतना क्लासी नहीं होता। इससे कुछ भी समझ लीजिए, मैसेज बहुत गलत जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये लोग जो दवाइयाँ बेचते हैं,
जो क्रीमें बेचते हैं, जो कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, ये कभी अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते। इसलिए इनके इन बातों में मत आइए कभी भी। इनमें ये देख करके ये कौन सा सीरम लगा रहे हैं, कौन से क्या हो गया है, हेल्थ इनकी कैसे हो गई, वो बिल्कुल भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए और जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी स्किन को सूट करे, जो आपके हेल्थ को सूट करे, वही आपको लेना चाहिए। बाकी रहा डब्बा का, तो डब्बा तो वही काम करेगी जहाँ उसको पैसा मिलेगा। जनाब ने जितने पैसे दिए हैं उसके हिसाब से एक छोटी सी वहाँ गोल्ड की ई रिंग लेकर आ गई। वो ये उन बहनों में से तो बिल्कुल भी नहीं है जो भाई की बातों को ढकने के लिए कोई बड़ी सी चीज लेकर आ जाए और आकर दिखा दे। ये जो गिफ्ट देने की बात हो रही है, बड़ी चीज देने की बात हो रही है, तो एक बात और शेयर करनी थी। डब्बा ने एक गिफ्ट दिया, मैडम को गिफ्ट दिया, इसकी आज की डेट में बहुत ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। वो जो स्लीपर दिए हैं, जो चप्पलें दी हैं, वो लगभग जो 90,000 के आसपास की हैं। तो लोगों का शक है कि डब्बा इतना बड़ा गिफ्ट तो मैडम को बिल्कुल नहीं दे सकती। लेकिन भाई मैडम की क्लास है, मैडम को ऐसी वैसी चीजें नहीं दी जा सकती, तो ब्रांड तो चलेगा ही चलेगा। तो डब्बा वहां पे गई जरूर, आपको दिखा दिया। वो एलवी में भी गई, गुची में भी गई, एलवी से कोई एक बैग लेकर भी आई, खुद नहीं दिखाया। वो बैग था, नान के हाथ में था। लेकिन आपने देखा ना, तो इसने वहां पर इस तरह की सैंडल पसंद करी इस टाइप की, और ना ही वहां से इसने पेमेंट करी, ना ही वो पैक करा के उनसे डिलीवरी ली और वहां से चली। क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई झोल है। जिस तरीके से पापा के सारे काम जो है शीतल करती है, जो उनकी फिजियोथेरेपिस्ट है, और उससे ही ये सारे गिफ्ट अरेंज कराए जाते हैं, उससे ही सब बोला जाता है। आप देखो ना, पापा की बात चल गई तो पापा को कोई भी बात कहो तो वो ऐसे चौंकते हैं, ऐसे शौक सा लगता है उनको, अच्छा ये है, और फिर उसके बाद में अपना रिएक्शन उनका हाँ या ना में आ जाता है। कोई डिस्कशन नहीं, कोई बात नहीं। इसी से पता लगता है कि वो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से जुड़े हुए नहीं है। तो शीतल उनका काम करती है और शीतल ने ये सब चीज़ें लाके दी है। अब डब्बा की बारी आती है। डब्बा ने ये वाला गिफ्ट जो है फिर खरीदा कैसे, और कैसे करके उसने मैडम के लिए लेकर आई। तो ये सारा काम जो है और कौन कर सकता है, जिसने डब्बा के लिए वहां पर पेपरराजी अरेंज कर रहे थे, हॉस्पिटल के बाहर ही तैनात कर दिए गए थे, वैसे ही इनके सारे ऐसे काम जो होते हैं वो आरती ही करती है। देख लीजिए जितने भी इनके गोलमाल वाले काम है ना, जो इनसे नहीं किए जा सकते या नहीं होते हैं, तो उसका काम जो है वो अपने मैनेजर को ही दिया जाता है। और वो मैनेजर ही कैमरा लेकर हॉस्पिटल में पहुंची थी जब जनाब और मैडम जो है वहाँ वॉक करते हुए दिखाई दिए, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुए थे कि बीमारी में भी इनको ये सब सोच रहा था कि पब्लिसिटी की जाए। ये सारे काम जो है ना ये यही कराती है। तो यहाँ पर भी ये गिफ्ट जो है ना उसी ने अरेंज किया होगा। पर अब आप ये पूछेंगे क्यों करके वो क्यों अरेंज करेगी, ये जब गए थे ये भी तो गिफ्ट लेके आ सकते थे। ना 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 ना, इसी में तो झोल है, इसी में तो सारा पचका है, इसी में सारा भेद छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इतनी महंगी खरीदना नहीं चाहते। तो फिर क्या होता है, फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी अरेंज की जाती है शान से, उसको वैसे ही डिब्बा, वैसे ही पैकिंग, आज की डेट में हर चीज़ पॉसिबल है, तो वैसे ही करके वो सब दे दी जाती है। आपको याद होगा जो फर्स्ट टाइम मैडम को जनाब ने गिफ्ट दिया था, यानी बेबी होने के बाद में, तो वो एलवी का एक बैग लेकर आए थे, और उसके ऊपर भाई उनकी कितनी फजीहत हुई थी, कितनी ट्रोलिंग हुई थी कि वो बैग जो है असली नहीं है। लोगों ने कितने कितने सारे तर्क दिए थे। जिस तरह से पटरी पे बिकने वाले बैग होते हैं, उनको खोलने के बाद में उनसे अखबार और इस तरह के वेस्टेज पेपर निकलते हैं, वैसे ही पेपर उसमें से भी निकले थे। इसलिए उनकी इतनी हंसी उड़ी थी कि ये एलवी का बैग है क्या। उसके बाद उन्होंने अगले जो साल में एलवी को खरीदते हुए दिखाया, शोरूम में खरीदते दिखाया, पूरा का पूरा शूट किया। यहाँ डब्बा ने भी ऐसा ही खेल खेला है अपने मैनेजर की मदद से। भाई डब्बा का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, हाँ बिल्कुल भी। चलिए फिर दोबारा से उसी टाइटल पे आ जाते हैं, उसी मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि भाई को बहन ने राखी तो भेज दी, भाई ने उसका थैंक यू भी बोल दिया, लेकिन बस खत्म हो गया। उसके बाद में उसको इसका रिटर्न में कुछ ना कुछ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जैसे कि ये आज तक करते आए हैं, अपनी रीत बदलने वाले नहीं है। यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा उनके लिए। बहुत ज्यादा चिकने घड़े और बहुत बड़े बेशरम हो चुके हैं, ये उनके लिए कुछ भी भेजने वाले नहीं है। थैंक यू भी सिर्फ व्लॉग में आप लोगों से बचने के लिए बोल दिया गया है कि देखो भाई इन्होंने थैंक यू बोल दिया, अब इतनी दूर से वो और क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन एक बार बताइए, बहन के बारे में एक सिंगल याद भी उनके दिमाग में नहीं आई जो वो यहाँ पर कम से कम कुछ बोल सकते कि हम पहले, इतने साल पहले वो मेरे राखी बांधा करती थी, ऐसे किया करती थी, वैसे किया करती थी। कोई बात अपनी बहन की इनको याद नहीं आई। यहाँ इनको ही नहीं, फैमिली के वाले किसी मेंबर ने भी कोई
अपनी पुरानी बात याद यहाँ पे ताज़ा नहीं करी कि किसी ने भी, डब्बा ने या भाई ने या किसी ने भी ये बोला हो कि फुप्पी जो है आपको जो है इस तरह से राखी बांधती थी, ये इस तरह से बोलती थी और आप उनको इस प्यारे से नाम से पुकारते थे उन्हें। इतने ज़्यादा बनावटी हो गए हैं ये, कितने ज़्यादा दोगले हो गए हैं ये सारे के सारे एक साथ मिलके एक ही जगह पर। चलिए दूसरे टाइटल पर बात कर लेते हैं। जो मैडम ने ये कहा कि जल्दी ही उनका कलेक्शन जो है थर्सडे को लॉन्च हो जाएगा। फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों की राय फिर दोबारा से शुरू हो गई है। तो एक कमेंट मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। ये कमेंट में कहते हैं कि इस बार लेवल DKI के प्राइस रीजनेबल रखना, जो मिडिल क्लास लोग परचेज कर सकें, क्योंकि जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आपसे कनेक्ट रहने के लिए आपसे कपड़े परचेज करना चाहते हैं। तो भाई एक्सपेक्टेशन शुरू हो चुकी है, दुकान खोली नहीं और लोग आगे लूटने के लिए, सॉरी लूटना कहना गलत बात है, लेकिन हाँ वो यही कहना चाह रहे हैं, लूटने के लिए नहीं, आगे हम लूटने को तैयार नहीं है। आप ऐसे प्राइस रखिए जिससे हमें ऐसा ना लगे कि हमको लूट लिया गया है। एक और स्क्रीनशॉट देखिए सिमिलर टाइप का, और कुछ एडिशन में भी है। प्लीज DP मैम, लेवल DKI के प्राइस थोड़ा लो रखना, बहुत एक्सपेंसिव है। आई कांट परचेज बट मुझे लेना है, प्लीज DP मैम। भाई अपने अपने सब्सक्राइबर को निराश मत करो, वो आपके लेना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि हम आपके कितने बड़े फ़ैन हैं, और आपके कपड़े पहन के पता नहीं कितने लोगों को ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो हम फ़ैन हैं, हमारे पास ये वाले कपड़े हैं। क्या करें, आप उनको कपड़े पहनाने के चक्कर में कुछ और उनका उतार लेते हैं, यानी कि नोट वोट सब छीन लेते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा उनके कपड़े उतार लेते हैं। तो भाई ये सारे कमेंट तो थे इनके रीजनेबल प्राइस के लिए, मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट थे, मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल दे रहा हूँ। और कुछ और कमेंट भी हैं, जिसमें से एक कमेंट तो काफ़ी कमेंट इस बात के लिए हैं कि नानी और बच्चे की जो बॉन्डिंग है ना वो अलग ही दिखाई देती है। जिस तरीके से नानी उस बच्चे के साथ में खेलती हैं और वो जितना उनको रिस्पॉन्ड करता है और जितना पसंद करता है, इस बात को देखकर सब लोग बहुत अच्छा लगता है उनको और वो पसंद करते हैं। सैंपल के तौर पे एक कमेंट लेना चाहूँगा। नानी जी रूहान की देखरेख करती हैं, दादी तो सिर्फ किस करती रहती हैं और एक बार भी अपनी गोदी में नहीं बैठाती, सिर्फ हंसती रहती हैं। हैट्स ऑफ योर दीपिका मदर्स। ऐसे कई सारे कमेंट हैं जिनमें कि नानी की तो तारीफ करी गई है, लेकिन दादी की भी यहाँ पर आरती उतार दी गई है। मैं भी बहुत इम्प्रेस हूँ इस बात से कि जिस तरह से नानी उसके साथ में खेल रही थी और बच्चा जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा था, ऐसा मैडम क्यों नहीं करती। अपने आप को इतनी अच्छी मदर कहलवाती हैं कि इतनी अच्छी पेरेंटिंग कर रही हैं, जनाब इतनी अच्छे पेरेंटिंग कर रहे हैं, तो फिर वो सब क्यों नहीं दिखाई देता इनकी पेरेंटिंग में, जिस तरीके से इनकी नानी करती हैं। भाई कितना भाई सैल्यूट है, किस तरीके से वो उसके साथ में खेलती हैं और उसको ये सब चीज़ सिखाती हैं। आज उसका जितना भी डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है वो सिर्फ इस नानी की वजह से है। और दादी तो भैया गीली चुम्मियों के लिए मशहूर है, और ऐसी बेटी है वो भी गीली चुम्मियाँ शादी से पहले देती थी, और दादी की तो आदत जो है अभी तक भी वही है। अब थोड़ा दूसरे कमेंट की भी बात कर लेते हैं। जिस तरह के कमेंट इनके व्लॉग पर आए हैं वो हैं रक्षाबंधन को लेकर, मतलब दोनों साइड से कमेंट आए हैं। मैडम की तरफ से, सॉरी मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैडम की तरफ से हिंदूज भाई जो हैं वो भी कमेंट कर रहे हैं, मुस्लिम्स भी कमेंट कर रहे हैं। एक और कमेंट्स जो है अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसमें 3-4 कमेंट हैं, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के कमेंट सारे के सारे, मतलब लोग क्या सोच रहे हैं इन सब के बारे में। तो इस सीरीज में पहला कमेंट है, ये सब करके ये अपनी अपनी जो भी थोड़ी बहुत इबादत करते हैं वो भी खत्म कर देते हैं। छोटे सेंटेंस में कहना ये चाहते हैं कि जो भी अल्लाह को मानते हैं और जो भी उनके लिए इबादत करते हैं, फिर ये इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, उससे वो सब खत्म हो जाता है। अगला छोटा कमेंट देखिए, अस्तगफिरुल्लाह, ये रिचुअल गलत है। तो मैंने उर्दू में जो ये पढ़ा अभी, इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। नेक्स्ट कमेंट देखिए जो इसी में है, रूहान को राखी क्यों नहीं बांधी, बुआ तो भतीजे को राखी बांधती है। इस कमेंट से तो मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि भाई और भतीजा दोनों ही एक ही कैटेगरी में माने जाते हैं। चाहे आप वहाँ पर भात देने जाएं, यानी लड़की की या लड़के की जो शादी होती है तो भाई एक भात देने आता है, तो अगर भाई नहीं होता है तो भाई का बेटा ये रस्म निभाता है। तो यानी कि भाई और भतीजे को एक ही तरीके से गिना जाता है, हिंदू परंपराओं में भी और मुस्लिम परंपराओं में भी। तो अगर भाई को राखी बांधी जा सकती है तो अपने भतीजे को क्यों नहीं बांध रही। पिछली बार तो इसने ऐसा किया था, इस बार क्यों करके नहीं बांधा।
और अब एक लास्ट कमेंट जो नीचे दिया हुआ है, ये सब रस्में इस्लाम में कहीं भी नहीं है, हिंदुओं वाले काम कर रहे हैं। मुझे सनी भाई से एक सवाल करना है, यानी वो भी यही पूछना चाहेंगी और यही कहना चाहेंगी। देखिए, बाकी हम जो ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं करना चाहते, इसलिए इसको यहीं बंद करते हैं। हो सकता है आप भी मेरी राय जानना चाहें। मेरी राय जो है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरी राय ये है कि भाई और बहन का इतना पवित्र रिश्ता होता है और इतना प्यारा रिश्ता होता है, इसको धर्मों में बांधना तो शायद बहुत छोटा होगा, इस रिश्ते को छोटा समझना होगा। भाई का प्यार अपनी बहन के लिए क्या होता है, ये उससे पूछ के देखिए। जैसे मेरी एक सिस्टर थी, लेकिन आज वो नहीं है। मुझे पता है कि मैं जब ये बात कह रहा हूँ तो मेरा गला बिल्कुल भरा हुआ है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो एक भाई से पूछ के देखिए कि उसकी बहन उसके लिए क्या चीज़ है। सिमिलरली एक बहन से पूछ के देखिए भाई उसके लिए क्या होता है। इसको प्लीज़ 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 मैं दोनों से कह रहा हूँ, इसको धर्मों में मत बांधो। ये एक अटूट बंधन है, ये प्यार का बंधन है, इसको इन धर्मों से मत बांधो। बाकी भाई अपनी अपनी सोच है और अपनी अपनी समझ है। आप सब लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।